हेलो फैमिली, वेलकम बैक। ओएमजी प्रीवियस वीडियो में मैंने जस्ट थोड़े से लाइक मांगे थे और आपने तो 500 प्लस कर दिए। सीरियसली माय फैमिली, यू आर रॉकिंग। तो हाउ चैन गॉड ऑफ वार के इस बिहेव पर उस पर गुस्सा करते हैं एंड स्टार्टिंग के एक्सप्लेनेशंस तो आपने सुने हैं एंड उस टाइम गॉड ऑफ वार पोजेस नहीं हुई थी, उसे अपनी रियलिटी पता चली थी लाइक आइडेंटिटी। एंड वो किंग बेलिंग पर बहुत भड़की होती है कि उसने उसके साथ ऐसा कैसे किया। गुस्से में वो किंग बेलिंग पे अटैक करती है बट बाकी देवता उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट गॉड ऑफ वार इतनी पावरफुल, कौन रोक सकता था। बट किंग बेलिंग उसको जेड कप के थ्रू कंट्रोल करते हैं। मोशा के दिल में वही गुस्सा और नफरत रह जाती है। मैं स्वर्ग को नष्ट कर कर अपना बदला पूरा करूंगी। अगर मैं स्वर्ग को सिक्योर कर सकती हूँ तो मैं इसको नष्ट भी कर सकती हूँ। ओह, स्टोरी पल्ले नहीं पड़ रही, पड़ेगी भी कैसे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस पार्ट्स देखो। ये बातें स्टार मोशा को उस लाइफ डेथ सी में याद आती है और वो ज़ी फैंग को लेके स्वर्ग में एंटर करता है जहाँ सैनिक उनके स्वागत के लिए खड़े थे, अरे लड़ने के लिए। बेलिंग इस बार अपनी बातों से फिर पीछे हट गया। इस बात का स्टार मोशा को गुस्सा आता है और वो ज़ी फैंग को बैरियर में बंद कर कर जस्ट एक ही बार में उन सारे सैनिकों को घायल कर देता है एंड सी ऑफ डेथ एंड लाइफ का गेट खोल देता है। वो जिसकी वजह से रास्ते में बिजलियां पड़ रही थी, ये देखकर वाइस लॉर्ड भी असुरों के साथ हेवन पर अटैक कर देता है। देन स्टार मूशा बेलिंग से मिलने के लिए हेवन में एंटर करता है। फ्लैंक स्नेक उसे आके रोकता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते और मैं युंजी का स्पिरिट बीस्ट हूं ना कि तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हारे ऑर्डर नहीं फॉलो करने वाला। फ्लैंक स्नेक मूशा के सामने कैसे टिकता है, वो अपने मैजिक से उसे साइड करता है। उसे बेलिंग उसी जगह मिलता है जहां उन दोनों ने प्रॉमिस करा था कि वो रोज ड्रिंक करेंगे। बेलिंग बहुत शांत तरीके से उसका वेलकम करता है एंड बोलता है, भाई 1000 साल पुराना प्रॉमिस याद है, तू यहाँ मेरे साथ ड्रिंक करने आया, आजा। स्टार मुशक गुस्से में था और वो चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसता और सीधा अटैक करता है। अटैक से बचने के लिए बेलिंग काफी हमशक्ल बना लेता है एंड उसे समझाने की कोशिश करता है और एट लास्ट उस पर मैजिकल मिरर यूज करता है जिसके थ्रू वो स्टार मोशा को खत्म कर पाए। बट इस बार अपना स्टार मोशा भी तैयारी के साथ आया था। वो पेलिंग पर वही डिमॉन स्पिरिट छोड़ देता है जो पेलिंग ने गॉड ऑफ वार आई मीन स्टार मोशा के हाथों मरवाए थे। देन सारे हमशक्ल गायब होकर रियल पेलिंग सामने आ जाता है। देन अगेन वो अपना लेक्चर सुनाने लग जाता है कि तुम हेवन में हो, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, ब्ला ब्ला। बट स्टार मुझे कुछ नहीं सुनता और गॉड ऑफ वार की अपीयरेंस लेता है एंड वो एक तरह से कलश को निकालकर उसे गिराने लगता है, लाइक उसका बैलेंस बिगाड़ने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप धरती पर आग के अंगारे गिरने लग जाते हैं। आई मीन यही वो थिंग है जिसके गिरने से तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे एंड उस कलश के हिलने की वजह से हेवन में भी भूकंप आ जाता है। सभी को पता लग जाता है कि हेवन में कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है, अब दुनिया खत्म होने वाली है। यहाँ ये सभी जेड एम्परर के माउंटेन में पहुंच जाते हैं बट बेचारों को आते ही वहां के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। बट हमारी टोली भी इतनी चालाक है, वहीं से जेड एम्परर को आवाजें लगाने लग जाते हैं। जेड एम्परर उन्हें अपने पास बुला लेते हैं बट स्टिल वो चेस खेलने में बिजी होते हैं कि चेस में व्हाइट स्टोन ज्यादा है और मेरे जीतने के चांसेस कम है। लाइक एक तरह से इनडायरेक्ट वे से उनको ही बोल रहे होते हैं। बट लिंगडोंग समझाती है, हेल्प के लिए बोलती है, उनको उनके बेटे का भी बताती है। लास्ट गुस्से में आके वो चेस के सारे स्टोन को ब्लैक कर देती है कि लो, अब कोई व्हाइट स्टोन नहीं रहा और आप जीत गए हो। देखकर जेड एम्परर इम्प्रेस होते हैं और वो तीनों लोगों को बचाने आई मीन उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेलिंग स्टार मोशा को रोकता है कलश को नुकसान पहुंचाने के लिए बट वो स्टार मोशा के सामने टिक नहीं पाता। बट इतने में जीफेंग भी उसे रोकने और समझाने के लिए आता है बट मोशा बोलता है कि ऐसा मत सोच कि मैं तेरे को मार नहीं सकता। जीफेंग, तू मेरे को मारना चाहती है तो मार लेना, वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है, मैं मर जाऊंगा। बिना रीजन से मरने से अच्छा मैं तेरे हाथों मरूं। स्टार मोशा जो युंजी की अपीयरेंस में होता है वो उसकी बात नहीं सुनता एंड कलश पर अटैक कर देता है तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए। एंड जिफिंग उसे रोकने की कोशिश करता है बट इतने में एंट्री होती है हमारे जेड एम्परर की। हाउजन सते सावित्री की तरह बोलने लग जाता है, अरे सती सावित्री नहीं थी, उसका जेंडर चेंज करके सता सावित्रा। गेट बैक टू द स्टोरी। तो बेलिंग बोलता है कि मैं इस डिमॉन को संभाल नहीं पा रहा तो आप इसको देखो। जेड एम्परर बेलिंग पर ही गुस्सा करते कि सबसे ज्यादा जहर तो तेरे अंदर भरा है कि तू हेवन की सिक्योरिटी को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर पॉजेसिव है और इस पागलपन के चक्कर में तूने बहुत कुछ करा है। एंड वो बेलिंग को अपने जादू से दिखाते हैं अगर उस दिन तू स्टार मोशा को वो वाइन नहीं देता तो आज हालात कैसे होते। तो जो अच्छी न्यूज बताते टाइम पिछली बार स्टार ऑफ मोशा बेहोश हो गया था वो ये थी, मोशा ने सिचुएशन हैंडल कर ली थी और हाओ चैन के साथ ड्रिंक करने के बाद वो सारे दानवों को वापस लेके जा रहा था, लाइक कोई युद्ध नहीं होने वाला था। एंड जेड एम्परर ये भी बताता है अगर तुम मोशा के 10 जन्मों में हस्तक्षेप ना करता तो वो भी मेरे बेटे के साथ खुशी खुशी हेवन में रहती। एंड जब किंग बेलिंग को ये रियलाइज होता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब उसी की गलती की वजह से हो रहा है और उसे गिल्ट फील होता है और वो अपनी राजगद्दी और अपने पावर त्याग देता है और एक पावरलेस देवता बन जाता है। देन एम्परर मोशा को भी समझाते हैं और बोलते हैं कि मानता हूँ हेवन ने तेरे साथ गलत करा और हेवन लॉ के अकॉर्डिंग अब तेरे को जो करना है तो वो कर, हम तेरे को नहीं रोकेंगे। बट जीफेंग और फैमिली मेंबर मोशा को समझाने लगते हैं बट वाइस लॉर्ड उनके खिलाफ स्टार मोशा को पॉइजन करने लग जाता है। युंजी के फैमिली मेंबर है, ये जस्ट युंजी की केयर करते हैं, आपकी कोई केयर नहीं करता, आप जस्ट अपने प्लान को अंजाम दो। स्टार मोशा उस कलश को गिरा देता है। देन धीरे धीरे करके सब भी डिसअपियर होने लग जाते हैं। देन स्टार मोशा को युंजी से रिलेटेड मेमोरी याद आती है
और उस हार्टलेस पर्सन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक्चुअली जेड एम्परर ने अपने मैजिक से उसको एक झलक दिखाई होती है कि कलश गिरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। देन मूशा वाइस लॉर्ड को पकड़ के बोलता है कि मेरे को पॉइजन करना बंद कर, और तू क्या सोचता है मेरे को तेरे बारे में पता नहीं है? मेरे कलश गिराने के बाद मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू ही बनेगा, क्योंकि मेरे को पता है तू तीनों लोगों का राजा बनना चाहता है, इसलिए तूने अब तक कितने एफर्ट्स दिखाए हैं। वाइस लॉर्ड उस पकड़ से आजाद होकर उस कलश पर अटैक करते हैं, जिससे वो कलश गिरने लग जाता है। बट जीफिंग उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो युंजी के साथ अपनी मेमोरीज को नष्ट होते नहीं देख सकता था। बट वाइस लॉर्ड उसके दिल पे स्टैप करके उसके दिल को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। स्टारमूशा वाइस लॉर्ड को फिर पकड़ लेता है और जीफिंग को युंजी की अपीयरेंस में आकर पकड़ता है और कंसोल करने लगता है। बट जीफिंग बहुत खुश होता है कि वो उसका हार्ट मूव कर पाया। एंड मूशा, जो कि युंजी के अपीयरेंस में होती है, वो उसके हार्ट को हील करने की कोशिश करती है, बट कर नहीं पाती। देन जीफिंग उसको खुद की और बेलिंग की शर्त के बारे में बताता है, जिसको जीफिंग विन कर चुका होता है, कि स्टार मूशा हार्टलेस पर्सन नहीं है। एट लास्ट जीफिंग बोलते हैं कि तीनों लोगों को नष्ट मत होने देना, इसमें हमारी मेमोरीज है। और ये कहकर जीफिंग मर जाता है। मूशा के माथे का निशान चला जाता है और वो युंजी में कन्वर्ट हो जाती है। वाइस लॉर्ड फिर कलश पे अटैक करने जाता है, बट रोयू उस पर अटैक कर देता है, बट वो रोयू को वोल्केनो में गिरा देता है और मार देता है। युंजी वाइस लॉर्ड को जान से मार देती है। देन युंजी जेड एम्परर की हेल्प से उस कलश को उसी की जगह रख देती है। वो नहीं चाहती कि तीनों लोग नष्ट हो। इतना सब देखकर गिल्ट में बेलिंग युंजी से मौत की भीख मांगता है। युंजी यही कहते हुए मना कर देती कि जीफिंग ने कहा था कि नफरत कभी खत्म नहीं होती, इसलिए आज के बाद ना मैं तेरे को जानती हूँ ना तू मेरे को। देन युंजी से स्टार मूशा की आत्मा और बॉडी सेपरेट हो जाती है, यानी अलग हो जाती है। देन स्टार मूशा जीफेंग के दिल में अपना आधा दिल डाल देता है। वो जीफेंग को टच करना चाहता था, बट रुक जाता है। देन वो बेलिंग को उसका प्रॉमिस याद दिलाते हुए ड्रिंक ऑफर करता है। एंड बेलिंग भी खुशी से वो ड्रिंक एक्सेप्ट करता है और अपने सेवकों को बोलता है कि कभी मेरे रास्ते पर मत चलना। मोशा और बेलिंग धरती लोक पे अपने कर्म काटने के लिए चले जाते हैं। युंजी जेड एम्परर से जीफेंग को बचाने के लिए बोलती है, जेड एम्परर, जन्म मरण में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जीफेंग मेरा बेटा है, मैं उसके लिए अच्छा चाहता हूँ। और बताते हैं कि मोशा ने अपना आधा दिल जीफेंग के अंदर डाला है, वो तेरे बिहेव पर डिपेंड करेगा कि वो दिल कब धड़केगा, और तब जीफेंग जिंदा हो जाएगा। इतने में रोयू जेड एम्परर से अपनी बेटी का पता पूछता है, जिस पर जेड एम्परर, घर जा तेरे को तेरी बेटी मिल जाएगी। स्टूपिड मंकी, पर्पल फॉक्स का है जेड एम्परर, फेंड्रो सिटी में जा रही है, फॉरगेट पानी पीने वाली है, बचा ना सकता है तो जा भाग। पर्पल फॉक्स फॉरगेट वाटर पीने वाली होती है, बट इतने में मंकी आकर उसको हग कर लेता है और बोलता है कि मैं तेरे को अब कहीं जाने नहीं दूंगा। चलो, इनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट हुई और लुई को अपनी बेटी घर जाते मिल जाती है। एक तरह से बाजार में। फ्लाइंग स्नेक किंग बेलिंग को बहुत मानता था और उनकी मौत का सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी पर होता है। युंजी भी उसे हेवन में रहने की परमिशन दे देती है और बोलती है कि जब तेरा मन हो वापस आ जाना, तेरा ऑलवेज वेलकम है। युंजी जीफेंग का टोटल ध्यान रखती है, हर सीजन में उसका खाना वगैरह, उससे बातें करनी, उसे अपडेट्स देनी। देन वो एक दिन नोटिस करती है जीफेंग बेड पे नहीं, और वो उसको ढूंढती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली हग करते हैं। युंजी जीफेंग को अपने फादर के पास ले जाती है अपनी शादी की बात करने के लिए, और इस पर उसके फादर भी उनकी शादी के लिए एग्री कर देते हैं। युंजी अपनी शादी के दिन बहुत एक्साइटेड थी। युंजी के फादर उसका हाथ जीफेंग के हाथों में देते हैं एंड वो अपने रिचुअल कंप्लीट करते हैं और उनकी मैरिज हो जाती है। एज यू ऑल नो, जीफेंग जेड एम्परर का बेटा था, इसलिए उन्हें लेने फिनिक्स वर्ल्ड आए होते हैं दिव्य रथ के साथ। देन जीफेंग युंजी को कैरी कर कर उस रथ पे लेके जाता है। देन उनकी फर्स्ट नाइट। अब इनमें इनको प्राइवेसी दे दो इनकी। देन 3 ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है। युंजी के फादर का बर्थडे होता है, जिसकी तैयारियां चल रही होती है, और लिंगलोंग प्रेग्नेंट हो गई होती है। लिटिल सिक्स समझा रहा होता है कि गुस्सा करना बच्चे की सेहत के लिए खराब है, ऐसा वो बोलने वाला होता है, बट लिंगलोंग का गुस्सा देखकर वो फटाफट बात युंजी पे शिफ्ट कर देता है। लिंगलोंग समझ जाती है और वो लिटिल सिक्स का कान पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। युंजी के फादर तो फुल एंजॉय में होते हैं, और हम देखते हैं अब डिमॉन के साथ कोई भी नफरत नहीं करता, उल्टा उनके साथ सभी अच्छे से बिहेव करते हैं। युंजी ड्रिंक कर रही होती है, इतने में जीफेंग आता है, ओए ड्रिंक क्या कर रही है, इस चुटकू को पकड़। युंजी टल रही होती है और जीफेंग उसके पीछे भाग रहा होता है। And उस पार्टी में फ्लाइंग स्नेक भी आता है कि मैंने खाने का सुना, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। जीफेंग उसे अपना बच्चा पकड़ा देता है, बट वो उसकी गोदी में जाकर ही सुसु कर देता है, और फ्लाइंग स्नेक, अरे इसने मेरे पे सुसु कर दिया, पकड़ो इसको। एंड जीफेंग डरते हुए अपना बच्चा संभाल रहा था, कहीं फ्लाइंग स्नेक उसे गिरा ना दे। जी बहुत खुश थी, और इतने में हमें हेवन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जेड एम्परर युंजी को, जो तूने अपने 10 जन्मों में फेस करा वो तेरी किस्मत थी, अब ये तेरे पे डिपेंड है, तो इंसान बन के रहना चाहती है, या राक्षस बन के, या फिर देवता बन के। एंड जेड एम्परर, वैसे इंसान बनकर कैसा लगता है? और युंजी अपनी फैमिली को देखकर कि इंसान होना बहुत अच्छा है। देन हमें एक क्यूट सी सीनरी दिखाई जाती है, जहां ज़ीफेंग और युंजी एक दूसरे को हग करते हैं, और यहीं पर बैंक, फाइनली ये ड्रामा खत्म हुआ और इसकी हैप्पी एंडिंग है। हाउ चैन का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही अजीब सा था, बट इट्स ओके, पर्सनली मैंने स्टोरी को एंजॉय करा। अच्छी लव स्टोरी थी, सस्पेंस क्रिएट करके रखती थी। चलो चलो फैमिली, अपना काम करो, स्माइलिस करो, बाय बाय।